हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, बच्चों हम लोग फिजिक्स का जो है पूरा टॉपिक, हर एक चैप्टर का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, तो आगे चलते हैं। फर्स्ट है checking the correctness of an equation. Checking the correctness of an equation. ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कैसे हम पता करेंगे कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो रूल्स है लिख लीजिए। फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, फॉर ए करेक्ट इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ each term of left hand side should be equal to dimension of each term of राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म होंगी सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 फर्स्ट। ओके, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। ओके, ये न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। एस क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो आइए चेक करते हैं। एलएचएस में ध्यान से देखिएगा आप लोग बच्चों, एलएचएस में यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, एल। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, एल। ओके, और कोई टर्म है नहीं एलएचएस में, तो आइए राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में आपकी दो टर्म है, तो दोनों का अलग अलग हम सेपरेट जो है डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यूटी का फाइंड कर लेते हैं। यूटी, यू क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होता है एलटी की पावर -1, टी है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो टी का होता है टी की पावर -1, टी की पावर 1, टी की पावर 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया एल। ओके, हाफ AT स्क्वायर का भी चेक कर लेते हैं। हाफ AT स्क्वायर, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT की पावर -2, LT की पावर -2। ओके, हम ऑलरेडी इसको जानते हैं, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT की पावर -2, टी स्क्वायर तो टाइम का स्क्वायर, टी की पावर -2, टी की पावर 2, टी की पावर 0, ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, L। तो देखिए हर एक टर्म का डायमेंशन L है, चाहे राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ओके। आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक टर्म है t इज द टाइम पीरियड, तो t का डायमेंशन क्या होगा, t होगा, ओके, टाइम पीरियड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड, तो बेटा राइट हैंड साइड में आपका जो टर्म है वो है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, ओके, दिस इज डायमेंशनलेस। रूट में लेंथ का क्या होगा, एल, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का आप डायमेंशन जानते हैं एल टी के पावर माइनस 2, एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपका रूट में हो गया टी की पावर 2, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा टी। देखिए LHS में भी डायमेंशन टी और RHS में भी डायमेंशन टी, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ओके, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके। तो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं, ओके। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इस तरह से जो भी आप क्वेश्चन मिले आपको उसको बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ओके। तो सेकेंड एप्लीकेशन है, हेडिंग आपका क्या था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लगा देते हैं हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसका सेकेंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सेकेंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ओके। सेकेंड एप्लीकेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल लेंगे कि कैसे हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n into u, where n is the numerical value and u is the unit. So we can say that n1 into u1 is equal to n2 into u2, right? तो यहाँ से n2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, n1 into u1 अपॉन u2 is equal to क्या हो जाएगा n2, या n2 is equal to n1 into u1 अपॉन u2, ठीक है। तो हम इसका यूज करके यूनिट का कन्वर्जन कर लेंगे, और जो भी वैल्यू चेंज होगी, जैसे कि मान लीजिए SI से CGS में जा रहे हैं, तो इसका यूज करके बहुत ही आराम से हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 1 न्यूटन into डायन, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, राइट, और ये SI यूनिट में है, और डायन किस में होता है, फोर्स का यूनिट होता है लेकिन CGS सिस्टम में, ओके। तो जो आपका ये न्यूटन है वो फोर्स का डायमेंशन होता है, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mLT के पावर -2, mLT के पावर -2, mLT के पावर -2, राइट। ये आपका है, देखिए क्या हम 1 न्यूटन को 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो 1 न्यूटन इज आल्सो इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। CGS में हम डायन को क्या लिखेंगे, ये CGS में यूनिट है, CGS सिस्टम, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए CGS, तो इसको हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। तो आइए सबसे पहले SI वाला जो अपना यहाँ पे गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। N1 की वैल्यू सबसे पहले, N1 की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन है, तो 1 इज N1। ओके, N1 की वैल्यू कितनी हो गई 1। उसके बाद मास, देखिए यहाँ पे MLT है, तो MLT की हम वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे नंबरिंग कर दिया फर्स्ट। ओके, तो M1 अपना है यहाँ पे किलोग्राम में, किसमें है किलोग्राम में। लेंथ किसमें है मीटर में। टाइम किसमें है सेकंड में है। ठीक है, ये केवल नंबरिंग कर दिया हमने M1 L1 और T1, चूंकि यहाँ पे N1 लिया है, राइट। तो हम U1 जो है U1 को लिखेंगे ब्रैकेट में M1 L1 T1 के पावर -1। जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है वहां पे 1 कर दिया, राइट। U1 की वैल्यू हो गई। आइए सीजीएस में चेक करते हैं। N2 आपको पता नहीं है, N2 फाइंड करना है, राइट। N2 इज क्वेश्चन मार्क। M1 क्या लिखेंगे, सॉरी M2 क्या लिखेंगे ग्राम, L2 क्या लिखेंगे बच्चों सेंटीमीटर, और इसी तरह से टाइम क्या लिखेंगे, टाइम तो सेकंड में ही है, राइट। देन यू कैन राइट U2 इज आल्सो M2 L2 T2 के पावर -2। ठीक है, MLT के पावर -2 डायमेंशन है, यहाँ पे 2 हम लिख रहे हैं, तो हर जगह क्या लिख दिया हमने 2 लिख दिया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, N1 U1 अपॉन U2। हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, N1 की वैल्यू कितनी है 1, U1 क्या है आपका M1 L1 T1 के पावर -1, U2 कितना है M2 L2 M2 L2 T2 के पावर -2, राइट। देखिए 1 तो हटा दीजिए, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक साथ लिखते हैं M1 अपॉन M2। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब मास को एक साथ लिख लेते हैं, लेंथ को एक साथ लिख लेते हैं L1 अपॉन L2, और पावर का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे T1 अपॉन T2, इसका पावर कितना है -1। M1 की वैल्यू क्या है वहाँ पे, M1 है kg में, kg। M2 किस में है ग्राम में, राइट। L1 किस में है मीटर में, L2 किस में है सेंटीमीटर में, T1 किस में है सेकंड में, T2 किस में है सेकंड में, पावर -1। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 का पावर कुछ भी हो वो तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, ये तो 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए kg, अभी हम ग्राम में चेंज करते हैं इसको, तो 1 kg में 1000 ग्राम, और नीचे ग्राम है, इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। आपके पास कितना आ गया है, देखिए 1 के आगे कितना जीरो है 50, 1 के आगे कितना जीरो है, इसको इंटू करेंगे तो 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 1 लाख। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 5। ठीक है, तुम्हारी N2 की वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आप याद भी रखेंगे। और हमने आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बता दिया कि कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Example 2. Convert 1 joule into arc. ओके, तो यहाँ पे जूल को हमें अर्ग में चेंज करना है। जूल आप जानते हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, और ये ऐसा यूनिट है। तो सबसे पहले हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया था
वर्क, एनर्जी और टॉर्क, ठीक है। एनर्जी में कोई भी एनर्जी आ जाए आपका, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ml² t के पावर -2, ml² t के पावर -2, राइट। अब ये 1 जूल है आपका ऐसा यूनिट, 1 जूल क्या है ऐसा यूनिट, तो 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, राइट, 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए न्यूटन को हमने क्या लिखा था अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर और है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब बोलोगे सर 1 न्यूटन किस लिए लिखा, देखिए हमने, आप इसको कई और तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा क्योंकि जूल है तो वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर कितना आएगा 1 न्यूटन मीटर, या उसको 1 जूल कह लीजिए, राइट। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें केजी मीटर और सेकंड में चेंज करना था। इसी तरीके से ये आपका अर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, और एक ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट, कैसा यूनिट है बेटा सीजीएस है, ये आपका कैसा यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। आइए उसी तरीके से हम सारी वैल्यूज को लिखते हैं फटाफट और सॉल्व कर लेते हैं। n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ओके। m1 आपका किस में है केजी में है, लेंथ किस में है मीटर में है, टाइम किस में है सेकंड में है, तो हम लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो डायमेंशन है वो लिखिए पहले, डायमेंशन फार्मूला ml² t की पावर -2, u1 है तो सब जगह क्या लगा दीजिए 1 लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम n2 क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, n2 की वैल्यू में क्या करनी होती है फाइंड करनी होती है। m1 सीजीएस में क्या है आपका, यहाँ पे m2 लिखेंगे तो ये ग्राम में है, और लेंथ किस में है, लेंथ है सेंटीमीटर में, टाइम किस में है बच्चों सेकंड में है, तो हम u2 लिखेंगे m2 L2 T2 की पावर -2, m2 L2 T2 की पावर -2। अब हम यूज करेंगे n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन q2, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फार्मूला, तो इसमें n1 की वैल्यू कितनी है 1, u1 क्या है आपका, ये है m1 L1 T1 की पावर -2, u2 कितना है ये u2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं m2 L2 T2 की पावर -2। अब मास को एक तरफ करते हैं, L1 को एक साथ, मतलब लेंथ को एक साथ और टाइम को एक साथ, तो हमारे पास आ जाएगा m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर -2। आइए सब वैल्यूज रखते हैं, m1 किस में है किलोग्राम में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, m2 किस में है ग्राम में है, लेंथ किस में है मीटर में, L2 किस में है सेंटीमीटर में, T1 किस में है सेकंड में, T2 किस में है सेकंड में, तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 1 का कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब इसको चेंज करते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ओके। हाँ एक चीज़ हम भूल रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ गलती कर दिया, यहाँ पे L² था, ठीक है, यहाँ पे L² था, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, L1 अपॉन L2 दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर कर दिया, राइट, ये स्क्वायर है 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1000 इंटू, देखिए 100 का स्क्वायर है मतलब 100 इंटू 100, 2 बार मल्टीप्लाई, फाइनली इसको करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 0 है तो 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर कितना आ गया 7, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग 10 टू द पावर 7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको देखते हैं।
थर्ड, deducing the relation among फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हमें फिजिकल क्वांटिटी के बीच में फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। एक न्यूमेरिकल कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसमें लॉजिक लगाते हैं। ओके, तो पहले एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ। ओके, पहला क्वेश्चन लिखिए, फोर्स F acting on a particle depends on mass m of the particle and acceleration small a of the particle. Okay, find expression for force F। ठीक है, आपको फोर्स का क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, सेकंड। अब लेकिन हमको पता नहीं है कि m का पावर यहाँ पे क्या आएगा, मतलब m के पावर 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो हमने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, तो इसका पावर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो f इसको एक साथ लिखेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू m के पावर x a के पावर y। अब किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो हम यहाँ पे उस कांस्टेंट को लिख लेते हैं k m के पावर x a के पावर y, k m के पावर x a के पावर y, राइट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम ये k तो कांस्टेंट है, राइट। LHS और RHS में जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml t के पावर -2। ठीक है, k को तो छोड़ दीजिए। मास का क्या होता है m, तो m के पावर x। एक्सेलरेशन का क्या होता है lt के पावर -2, तो इसका पावर y है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला lt के पावर -2, इसका पावर y है, तो y लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ml t के पावर -2 और इसको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए m के पावर x हो जाएगा, l के पावर y हो जाएगा, t के पावर -2y। ठीक है, पावर को हमने मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ पावर को कंपेयर करेंगे। देखिए m का पावर x है, यहाँ पे m का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास 1। देखिए l का पावर भी 1 है तो y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1। देखिए हमारे पास दो ही वेरिएबल थे x और y, दोनों वैल्यू आ गई है, तो आगे और भी कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख लीजिए इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज इक्वल टू k m के पावर 1 a के पावर 1, x y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू k m a। और आप जानते हैं कि f इज इक्वल टू m इंटू a फार्मूला होता है और वहाँ पे कांस्टेंट k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके इस कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो अभी मैं इसका लिमिटेशन भी लिखाऊंगा, एक एग्जांपल और कर लीजिए। आपको ये समझ आया तो अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। नोट कर लिया, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, एक क्वेश्चन और करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F depends on mass m of the particle and velocity v and radius स्मॉल r, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास m, पार्टिकल की वेलोसिटी v और रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये v और r क्या है, तो पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और सर्कल का रेडियस कितना है r। पार्टिकल इज मूविंग with velocity v having radius small r। मूविंग इन ए सर्कल लिख लीजिए, मूविंग इन ए सर्कल विथ वेलोसिटी v, ओके, मूविंग इन ए सर्कल विथ वेलोसिटी v हैविंग रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एक सर्कल में मूव कर रहा है और उस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। उस सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल r, ओके। और क्वेश्चन में दिया है कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी v पे और रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। अब m के पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी v, तो v की पावर y मान लीजिए। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस r, तो r की पावर z मान लीजिए। इनको एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट k आ जाएगा, k m के पावर x, v के पावर y, r के पावर z। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम LHS और RHS में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, ओके। तो फोर्स का डायमेंशन mlt की पावर -2। इस तरफ आइए, मास का m के पावर x, वेलोसिटी का क्या होगा, lt की पावर -1 की पावर y, और रेडियस का क्या होगा, l की पावर z, ठीक है। तो इसको एक साथ कंबाइन करके लिख लीजिए, हमारे पास हो जाएगा mlt के पावर -2, तो ये हो जाएगा m के पावर x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे l के पावर y भी है और l के पावर क्या है, z है। तो हमारा l का पावर कितना हो जाएगा, y प्लस z, ठीक है, समझ आया ना। क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। l का पावर y है, l की पावर z, तो l की पावर y प्लस z। t की पावर -1 इंटू y कितना हो जाएगा, t की पावर -y। अब दोनों तरफ पावर को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 1 आ गई, m का पावर x है, m का पावर यहाँ पे 1 है, l के पावर y प्लस z है, l के पावर यहाँ पे 1 है, तो एक इक्वेशन बन गई y प्लस z इक्वल टू 1। t के पावर -y है, t के पावर -2 है, तो -y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये y की वैल्यू यहाँ पे रखिए, ठीक है। तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, 2 को उस तरफ ले जाइए तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। आपके पास z की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इन सभी की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, x, y और z की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा k m के पावर 1
v की पावर y की वैल्यू कितनी आई है 2 और r z की वैल्यू कितनी आई है -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो m v स्क्वायर को एक तरफ, ये r की पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं पावर प्लस करने के लिए, तो r हो जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, इस k की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो लास्ट टॉपिक है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हेडिंग लिखिए बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक है इसका, वी कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या हम वैल्यू फाइंड कर पा रहे थे? नहीं फाइंड कर पा रहे थे। ओके, आपने देखा होगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। पहला आपका ड्रॉबैक ये। सेकंड लिखिए, वी कैन नॉट यूज dimensional analysis in we cannot use dimensional analysis in trigonometric function, comma exponential function and logarithmic function। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन में मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज उसमें नहीं कर पाएंगे, इसका ड्रॉबैक है। थर्ड है, if dependence is if physical quantity depends on more than 3 quantities, then we cannot find the formula। तो ये थर्ड बेटा आपने देखा होगा, हमने 2 क्वेश्चन करे, तो उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटी होती थी वो 3 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड मतलब नहीं करती थी। अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फार्मूले को नहीं फाइंड कर पाएंगे। ओके, थर्ड आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है एंड लास्ट, इफ डिपेंडेंस इज product type, then we cannot find the formula। यदि आपका डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप
इफ डिपेंडेंस इज प्रोडक्ट टाइप दे यहाँ पे नॉट लिख लीजिए, इफ डिपेंडेंस इज नॉट प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। यदि आपका डिपेंडेंस जो है प्रोडक्ट टाइप की तरह नहीं है तो हम फार्मूले को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आइए इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपका न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ओके। तो देखिए इसमें यू टी बीच में प्लस आ गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इफ डिपेंडेंस इज नॉट प्रोडक्ट टाइप, मतलब ये देखिए बीच में प्लस आ गया ना, तो प्रोडक्ट टाइप का डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए हम इस फार्मूले को न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस, वी कैन नॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस। तो बच्चों आपका यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।